हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसमें तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व में शासन प्रणालियों का वर्गीकरण या उनके प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से हम एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो लेक्चर आगामी राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से जुड़ी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए टू द पॉइंट शुरुआत करते हैं। यह हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर रहा, क्योंकि 1 से 20 तक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा है जो पार्ट 2 में कर चुके हैं, और पार्ट 1 में भी कुछ सवालों के बारे में चर्चा की है विस्तार से। संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, अंतर क्या है, परिभाषाएं क्या है, किस प्रकार के सवाल आए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित हैं संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की संघीय जो प्रणाली है वो किस देश की संघीय प्रणाली की समांतर है? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कनाडा में। ऑप्शन ए राइट होगा। और कनाडा ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वो अपनाई है ब्रिटिश नॉर्थ एक्ट 1867। इससे कभी कभार कनाडा ऑप्शन में नहीं हो तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश नॉर्थ एक्ट 1867। यहां से भारत की संघात्मक व्यवस्था है जो प्रभावित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, यानी भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप में विद्यमान है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से प्रेरित है या प्रभावित है। और कनाडा ने जो अपनी संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है, तो वो उन्होंने ली है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। वहां से कनाडा की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है। तो हालांकि कभी ऑप्शन में कनाडा नहीं हो और ऑप्शन में हो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, यहां से भी भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित रही है, क्योंकि कनाडा ने जो संघात्मक व्यवस्था का मॉडल ग्रहण किया है वो क्या है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट 1867 से। इस प्रकार के भी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो अपन को सवाल को आराम से पढ़ना चाहिए। कभी कभार हम जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते हैं कि एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है या है। तो इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? ऑप्शन आपके इसमें सही, फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। यहां पर
संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, फेडरल सिस्टम है यहां पर। जबकि फ्रांस है, चीन है, जापान है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, यहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। फ्रांस जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था के साथ में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी फ्रांस में पाई जाती है। अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय व्यवस्था, जिसका स्वरूप हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन प्रणाली जो फ्रांस में दिखाई देती है। इसके अलावा श्रीलंका में भी अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली का स्वरूप पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। एकात्मक शासन व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्र में निहित कर दी जाती है। एकात्मक राज्यों के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जापान है, नॉर्वे। इन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, नॉर्वे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है। स्ट्रॉन्ग, गवर्नर, विलोबी, फाइनर। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग चीज होगी, जो मजबूत चीज होगी, वो क्या हो रहेगी? संगठित रहेगी। तो आप इस प्रकार इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, संगठित राज्य के रूप में, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में। तो इस प्रकार की बात स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग जिसको हम मजबूत भी कह सकते हैं, शक्तिशाली। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। स्ट्रॉन्ग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है। एकात्मक राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय इकाइयों में केंद्रित होती है। शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय इकाई में केंद्रित होती है। कहने का मतलब है कि समस्त प्रकार की शक्ति केंद्र में निहित होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 24 नंबर। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इंग्लैंड में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र है। ऑप्शन सी राइट होगा। इंग्लैंड और फ्रांस यहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका, जर्मनी जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट यानी राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसमें सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजपद ने एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब यह कि जो ब्रिटिश में जो राजा है उसे संवैधानिक अर्थ प्रदान कर दिया गया है, यानी उसे संवैधानिक सत्ता प्राप्त है। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित संविधान का उदाहरण है? एक इनमें से स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, भारत, जर्मन। विकसित संविधान का उदाहरण है, यानी वहां पर संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, ब्रिटिश। ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार की परंपराएं, प्रथाएं, वहां की संस्कृति, राजनीतिक जीवन, उन सभी से जुड़े हुए कानून है जो धीरे धीरे, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान में नहीं है, उन्हें हटा दिए जाते हैं, और जो कानून राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन के कल्याण के लिए जरूरी है, उन्हें वहां पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान है, जहां पर कुछ कानूनों को लिखा गया है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, जहां पर कुछ कानूनों को लिखा गया है। अधिकांश कानून अलिखित है और जिन्हें एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला सवाल 26 नंबर है, निम्न में से कौन सी विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध कौन रखता है? सैनिक विधि, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, शक्ति पृथक्करण। तो ऑप्शन सी राइट होगा। संविधानवाद विधि के शासन से जुड़ा हुआ है घनिष्ठ रूप से। ऑप्शन सी राइट होगा। संविधानवाद एक आधुनिक युगीन संकल्पना है, आधुनिक अवधारणा है, जो विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है। यह व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। संविधानवाद विधि के शासन का घनिष्ठ संबंध संविधानवाद से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 27 नंबर। यह आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, जहां पर आपको एक तरफ शासन प्रणाली दी गई है और दूसरी तरफ शासन प्रणाली के आवश्यक गुण दिए गए हैं या उनके सिद्धांत दिए गए हैं। इनको आपको सुमेलित करना है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली का संबंध किससे होगा? शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का संकेंद्रण, शक्ति विभाजन, प्रशासकीय विधि। कैबिनेट शासन प्रणाली का आवश्यक गुण कौन सा है? या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली? तो ऑप्शन ए आपका 2 से सम्मिलित होगा। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का गुण है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यह शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन से संबंधित है। और एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण, यानी शक्तियों का एक केंद्र में निहित होना। तो कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है विस्तारित रूप में मॉन्टेस्क्यू ने जिसके बारे में चर्चा की है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थक है मॉन्टेस्क्यू, मेडिसन इत्यादि जो विचारक हैं। इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करेगी, किसी एक दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करेगी। संघात्मक शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी संविधान के द्वारा केंद्र व इकाइयों को शक्तियों का बंटवारा निहित होता है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। संघात्मक शासन प्रणाली डिवीजन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, शक्तियां बांट दी जाती है केंद्र और इकाइयों के मध्य। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य
शक्तियों का बंटवारा, यानी स्वतंत्र रूप से वे एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगी। और एकात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। इस प्रकार के सवाल मिलान करने वाले भी आ सकते हैं, या इनकी आवश्यक गुण क्या, विशेषताएं क्या, लक्षण क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली डिवीजन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये इनमें अंतर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 28 नंबर। यहां आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली कैबिनेट प्रणाली के रूप में जिसे जाना जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत इसका उदाहरण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उपयोग होता है, जैसे कि अमेरिका देख सकते हैं। अमेरिका एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण हमारे सामने है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है, जैसे कि अमेरिका और भारत। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का सहकेंद्रण होता है, जैसे कि ब्रिटेन, चीन, जापान। जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर शक्तियों का केंद्र में इकट्ठी होगी, सहकेंद्रण होगा। तो 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, किसका कारण है? फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध, इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों के केंद्रीकरण का, एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार का, सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियों का। तो ऑप्शन इस सवाल का सी राइट होगा। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जो जटिल संबंध है वह इसका कारण है क्योंकि फ्रांस में एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय यानी अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली की सरकार है, यानी जहां पर कुछ विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ग्रहण की गई हैं और कुछ विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की ग्रहण की गई है। यानी यहां अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है फ्रांस में। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। फ्रांस में राष्ट्रपतीय, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, और संसदीय शासन पद्धतियों का मिश्रण है, जिसे राष्ट्रपतिवत क्वासी प्रेसिडेंशियल अथवा संसदीयवत क्वासी पार्लियामेंट्री कहा जाता है। क्वासी प्रेसिडेंशियल का उदाहरण फ्रांस है और इसके साथ श्रीलंका भी। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है, यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। यानी हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं, यानी न्यायाधीश ने जो कहा वही संविधान है। इस प्रकार की धारणा किस देश के संदर्भ में कही जा सकती है, किस देश की न्यायपालिका के विषय में इस प्रकार की अवधारणा कही जा सकती है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यायपालिका के विषय में इस प्रकार के विचार है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यूएसए की न्यायपालिका के संदर्भ में इस प्रकार का विचार है, क्योंकि वहां हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि यहां पर ऑप्शनों का क्रम जो अलग है, ए सी बी डी है। ऑप्शन सी राइट है, यूएसए।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, और ये कथन किसका है? तो ये कथन है अमेरिका के पूर्व न्यायाधीश है ह्यूज, उनका ये कथन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है वहां, और भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। यूएसए में सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और इस अधिकार के तहत अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। अमेरिका के एक न्यायाधीश ह्यूज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा कि हम एक संविधान के अंतर्गत रहने वाले हैं, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की जो व्याख्या करता है वही क्या है? संविधान है। तो ये कथन अमेरिकी न्यायपालिका के बारे में अमेरिका के एक न्यायाधीश ह्यूज के द्वारा कहा गया। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न युगों में से कौन सा गलत है वो आपको चयन करना है, यानी असत्य ऑप्शन का आपको चयन करना है। संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिणी अफ्रीका, फेडरल गवर्नमेंट, इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस, यूनिटरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल से कई प्रकार के सवाल, अन्य प्रकार के सवाल बन सकते हैं। प्रत्येक ऑप्शन अपने आप में सवाल है। तो आइए, ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि इंग्लैंड है, जापान है, चीन है और फ्रांस, यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है। इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस, जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी अपने आप में सही है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है, जर्मनी में भी है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, ब्राजील में है, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस, जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। संसदीय शासन व्यवस्था कहां है? तो ग्रेट ब्रिटेन है, भारत है, जर्मनी है, कनाडा, यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील है, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिणी अफ्रीका, यहां पर। संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में। और एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चीन में है, जापान में है, बेल्जियम है, नॉर्वे, इन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहां से कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। किन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, किन देशों में नहीं है, किन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है या नहीं है, या संसदीय शासन प्रणाली है या नहीं है, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या नहीं है। अगला सवाल 31 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किस विद्वान का है? किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद है जो राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किस विद्वान का? लॉस्की, डार्सी, मैट्रेन, लॉर्ड ब्राइस। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन लॉस्की राइट होगा। लॉस्की ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद में राजा को
ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभु सत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, क्योंकि लॉक्सकी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है। लॉक्सकी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है, जो मानते हैं कि संप्रभुता का निवास किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं हो सकता। मैटलैंड भी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। हालांकि यह कथन लॉक्सकी का है, जो कहते हैं कि संसद व राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभु सत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, क्योंकि हॉब्स है, जीन बोधा है, ऑस्टिन है, ये संप्रभुता के एकात्मक सिद्धांत की वकालत करते हैं, जो कहते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निवास करती है, अन्य संस्था में नहीं। जबकि संप्रभुता के बहुलवादी विचारक है, जो कहते हैं कि संप्रभुता का निवास किसी एक संस्था या एक व्यक्ति में निवास नहीं होता है, संप्रभुता विभाजित है, ये बहुलवादी विचारक करते हैं। तो लॉक्सकी का ये कथन है, ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉक्सकी। एस.जे. लॉक्सकी का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभु सत्ता संबंध संस्था समझना असंगत है। लॉक्सकी का एक और कथन है, राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। लॉक्सकी कहते हैं कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों में सीमित है। इस कारण राज्य अपने स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यहां से कथन और कारण वाला अच्युत सवाल बन सकता है कि लॉक्सकी के अनुसार राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। राज्य बाहरी मामलों में वे अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों में सीमित है। तो ये परिभाषा भी लॉक्सकी की है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इस प्रकार लॉक्सकी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। अगला सवाल 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना? विलियम पिट द एल्डर, हेनरी फेलहम, विलियम पुटेनी, रॉबर्ट वालपॉल। तो ऑप्शन इस सवाल का डी राइट होगा, रॉबर्ट वालपॉल संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सर रॉबर्ट वालपॉल 1773 में ब्रिटेन के प्रथम संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बने। थर्टी थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है जो सही नहीं है। यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है। क्या संविधान राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है? यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है। क्या संविधान सरकार के अंगों की सभी प्राधिकारों का स्रोत है? यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। संविधान यह मूलभूत विधियों को शामिल करता है। इन चारों में से आपको सर्वोत्तम आंसर का चयन करना है जो इसके बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यह सही नहीं है। यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, जबकि यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, बिल्कुल राइट है। इस सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह भी बात सही है। यह मूलभूत विधियों को शामिल करता है, यह बात भी सही है। यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है। अगला सवाल 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, सरकार की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको चयन करना है। यहां पर आपको ABCD 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मस्ट।
सरकार की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। सचिव यानी मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए बी सी ये तीनों कथन सही है। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर राष्ट्रपति है जो राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यानी राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां पर राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। और यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करें, किसी एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो है मॉन्टेस्क्यू, मेडिसन इत्यादि विचारक। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो उदाहरण अमेरिका हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, और यहां पर राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित है, फिक्स है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, 4 साल के लिए। और अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि यह कह रहा है कि सचिव यानी जो मंत्री होते हैं, अमेरिका में मंत्री को सचिव कहा जाता है, राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अमेरिका में जो मंत्री है वह केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि सीनेट के प्रति। क्योंकि मंत्री की नियुक्ति यानी सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है, जो न तो सीनेट का सदस्य होता है न ही प्रतिनिधि सदन का यानी निचले सदन का। यदि कोई मंत्री सीनेट का या प्रतिनिधि सदन का सदस्य है और वह यदि मंत्री बनता है तो उसको सीनेट या प्रतिनिधि सदन की सदस्यता का त्याग करना होता है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, लेकिन वह कांग्रेस का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है तो उसको उस पद से त्याग पत्र देना होगा। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। सरकार की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सचिव यानी मंत्री सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि सीनेट व कांग्रेस के द्वारा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी है जो गलत है, बाकी सही है ए बी सी डी। थर्टी 36 नंबर सवाल है, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह अभिमत किसका है? किस विद्वान ने यह कहा कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है? स्ट्रॉन्ग, गार्नर, गेटेल, लॉवेर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, गवर्नर का यह कथन है कि लिखित और अलिखित संविधानों में के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। इस प्रकार की बात गवर्नर करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। JW गवर्नर ने कहा कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। सी हियर के शब्दों में उन्होंने कहा कि अतः संविधानों के लिखित व अलिखित वर्गीकरण को त्याग देना चाहिए।
बेहतर भेद उन देशों के बीच किया जा सकता है जहां लिखित संविधान है, जहां लिखित संविधान नहीं है। यह कथन है जो हियर का है, सीई हियर, जिन्होंने कहा कि संविधानों के लिखित व अलिखित वर्गीकरण को त्याग देना चाहिए। और यह बेहतर भेद उन देशों के बीच किया जा सकता है जहां लिखित संविधान है और जहां लिखित संविधान नहीं है। इस प्रकार का कथन है जो हियर महोदय का है। अगला सवाल है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में नीत रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? एकात्मक राज्य के संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स, विलोबी, हेरिस, हरमन फाइनर। एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में नीत होती है, जिसकी इच्छा यानी केंद्र की इच्छा, जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान है। यहां पकड़े, वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान। एकात्मक राज्य इस प्रकार की बात करता है हरमन फाइनर। जहां एकात्मक राज्य के संदर्भ में परिभाषा हो और आपको दिखे वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान, हरमन फाइनर। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 38 नंबर। निम्न में से देश समूह में एकात्मक संविधान है, यानी वह देशों का समूह जहां पर एकात्मक संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, यहां पर एकात्मक संविधान है, एकात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन ए राइट होगा। अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, श्रीलंका आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भारत आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। फ्रांस और श्रीलंका जहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अर्ध अध्यक्षात्मक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 39 नंबर। दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाइए। संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाइए, यानी सही कूट का आपको चयन करना है। 4 कथन आपके समक्ष रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, ए, बी, सी, डी। तो आइए चेक करते हैं एक एक कथन को। लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, क्या यह संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं में शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल है। लिखित और कठोर संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है। दुष्परिवर्तनशील संविधान या कठोर संविधान। दूसरी विशेषता क्या है कि केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, यह भी संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, शक्तियों का विभाजन, जिसके लिए इंग्लिश शब्द प्रयोग होता है डिवीजन ऑफ पावर। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। तो यह जो विशेषता है तीसरी, यह एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये तो संघात्मक शासन
प्रणाली की विशेषता नहीं है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल यह संघात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो आपका ऑप्शन पहला दूसरा चौथा राइट होगा। पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट होगा। पहला दूसरा और चौथा ये संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ पावर, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 40 नंबर। जहां आपको कथन और कारण दिया गया है, तो आइए चेक करते हैं। कथन ए कह रहा है कि एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है। रीजन क्या कह रहा है? कारण आर, एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आइए राइट उत्तर का चयन करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही, ए की सही व्याख्या आर करता है, क्योंकि एकात्मक विचारधारा कहती है कि विधि है जो संप्रभु का आदेश है। संप्रभु यानी जिसमें सभी शक्तियां निहित है, उसका आदेश है विधि, क्योंकि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। एकात्मक विचारधारा या एकात्मक जो विचारधारा है वो कहते हैं कि संप्रभु शक्तिशाली है, इसलिए विधि है जो संप्रभु का आदेश है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है जो कथन की सही व्याख्या करता है। संप्रभुता के एकलवादी विचारधारा के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है, और यह संप्रभु सर्वशक्तिमान होता है, यानी संप्रभु किसी भी कानून से बंधा नहीं है। अगला सवाल 41 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों पर परिचालित होता है वे कौन से सिद्धांत हैं? अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों में परिचालित होता है यानी संचालित होता है वह कौन से सिद्धांत है? यहां आपको 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करते हुए ऑप्शन का चयन करना है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन के जो सिद्धांत है उनके बारे में। शक्ति पृथक्करण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य सिद्धांत माना जाता है, बिल्कुल पहला राइट है। दूसरा क्या है कि राज्य अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। राज्य अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहां पर राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष में अंतर नहीं किया जाता। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष के मध्य अंतर नहीं किया जाता है, दोनों ही एक ही होते हैं, यानी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन जो अध्यक्षात्मक शासन के सिद्धांतों को परिलक्षित करते हैं, यानी उनके ऊपर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संचालित होती है। शक्ति पृथक्करण,
राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है, राष्ट्रपति व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट है। फोर्टी 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? किस देश की शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? स्विच, अमेरिकी, भारतीय, फ्रेंच। क्या होगा 42 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए ऑप्शन बी राइट होगा। अमेरिकी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। राजनीतिक प्रणाली के रूप में अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली है। यानी शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली, जिसका तात्पर्य यह है कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका जिसको हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ताकि नियंत्रण एवं संतुलन की स्थिति कायम रह सके। शासन की समस्त शक्तियां 3 भागों में बांट दी जाती हैं। जॉन लॉक ने इस सिद्धांत के आरंभिक रूप में प्रस्तुत किया है। जॉन लॉक के विचारों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विचार पाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। परंतु मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1748 में इनकी बुक आती है, स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का स्पष्ट जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला सवाल 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुत अच्छा सवाल है, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ शासन प्रणालियों के गुण या उनके सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिया गया है। किस देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आइए एक एक करके मिलान करते हैं। दोनों सदनों की समान शक्तियां किस देश में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। दोनों सदनों की समान शक्तियां, ये आपका 4 से सम्मिलित होगा। स्विट्जरलैंड में उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है। किस देश में उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है? तो यह है आपका अमेरिका का जो सीनेट है, वह उच्च सदन है जो कि निम्न सदन प्रतिनिधि सदन से शक्तिशाली है। निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है, जैसे कि भारत में लोकसभा है जो राज्यसभा से अधिक शक्ति संपन्न है। नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, यह है फ्रांस की विशेषता। इस प्रकार ये सम्मिलित होंगे। दोनों सदनों की समान शक्तियां, स्विट्जरलैंड। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, अमेरिका। निम्न सदन उच्च सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, भारत। नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, फ्रांस। यहां ये सभी सम्मिलित दिए गए हैं। अमेरिका का जो सीनेट है, कांग्रेस का जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन है सीनेट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है, द्वितीय सदन।
44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जहां आपको 4 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग है? ये जो चारों जो कथन हैं किस देश की संवैधानिक प्रणाली के भाग माने जा सकते हैं? भारत की राजनीतिक प्रणाली के, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली के, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली के। ये चारों गुण किस देश की संवैधानिक प्रणाली में पाए जाते हैं? किस देश की संवैधानिक या राजनीतिक प्रणाली में पाए जाते हैं चारों गुण एक साथ? पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोष्ठक पत्ती, जिसको पिजिबन हॉल पत्ती के रूप में भी जाना जाता है, बराबर एक विधेयक। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में ये चारों विशेषताएं हैं, उसके भाग हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। पॉकेट विक्टो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोष्ठक पत्ती, एक विधेयक, ये सभी लक्षण अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के भाग हैं। अगला सवाल 45 नंबर रहा आपकी स्क्रीन पर, जहां आपको कथन और कारण वाला सवाल दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। कथन एक कह रहा है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, और कारण रीजन दे रखा है कि इंग्लैंड की महारानी नाममात्र राज्य प्रमुख है। इस कारण क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए आंसर को चेक करते हैं, राइट आंसर को। ऑप्शन ए राइट होगा। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र राज्य प्रमुख है, इसलिए ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी अर्थात ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, सर्वशक्ति संपन्न है। यह संसद की संप्रभुता के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को कहां स्वीकार किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटेन में इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख है, वहां पर जनपद का लोकतांत्रिकरण हो गया है। व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में। हालांकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया गया है। अगला सवाल 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों अर्थात इकाइयों पर निर्भर करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहां से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं या इकाइयों को दी गई है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अवशिष्ट शक्तियां हैं जो राज्यों को प्रदान की गई है, यानी इकाइयों को प्रदान की गई है। जबकि भारत और कनाडा, यहां पर अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। भारत और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है वह राज्यों अर्थात इकाइयों को प्रदान की गई है। जबकि भारत और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास है, केंद्र में नहीं थे, राज्यों को प्रदान नहीं की गई, जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र को है। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को उन पर कानून बनाने की शक्ति है।
तो ऑप्शन डी राइट होगा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 47 नंबर। मेग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया। यानी इन सभी ने ग्रेट ब्रिटेन में, ब्रिटेन के संदर्भ में क्या योगदान दिया है? निरपेक्ष राजतंत्र को, नरजातीय प्रतिनिधित्व को, संसदीय लोकतंत्र को, साम्राज्यवादी नीतियों को। 1215 का मेग्ना कार्टा, 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक की रचनाएं, इन सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया, जो दिया है संसदीय लोकतंत्र को। ऑप्शन सी राइट होगा। जॉन लॉक उदारवाद के जनक, समझौतावादी विचारक और प्राकृतिक अधिकारों के जनक कह सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। मेग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दिया। जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। स्वतंत्रता, जीवन व संपत्ति का अधिकार, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार जिसमें जीवन व स्वतंत्रता दोनों अधिकार समाहित है। फोर्टी 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हुआ, सीनेट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है। ऑप्शन ए राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, यानी वहां पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन जो निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा, जबकि अमेरिका में सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है और अमेरिका में 50 राज्य है, जहां पर सीनेट में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व है, यानी एक राज्य से 2 व्यक्ति चुने जाते हैं। सीनेट में अमेरिका में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि भारत में जो राज्यसभा है वहां पर असमान प्रतिनिधित्व है, यानी प्रत्येक राज्य से अलग अलग सीटें निर्धारित आती है। अगला सवाल 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस देश ने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान किया? यूएसए, कनाडा, भारत, चीन। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है और अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राज्य व इकाइयों के अलग अलग संविधान होगा। तो अमेरिका में देश का संविधान अलग है और प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग संविधान है। वहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट अलग है और प्रत्येक राज्य का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है।
50 नंबर सवाल है, चीन में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, स्थायी समिति, उपाध्यक्ष। चीन में किस अंग के पास वास्तविक शक्ति है, सत्ता है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, स्थायी समिति। क्या है आगे जानते हैं। चीन में स्थायी समिति के पास वास्तविक सत्ता है। स्थायी समिति चीन की व्यवस्थापिका की शीर्ष संस्था है। स्थायी समिति चीन की व्यवस्थापिका की शीर्ष संस्था है जो शासन प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय लेती है। स्थायी समिति। चीन एक सदनीय व्यवस्थापिका वाला देश है। चीन एक सदनीय व्यवस्थापिका वाला देश है और इस कारण इस समिति की महत्ता और बढ़ जाती है। और चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और वहां पर केवल एक सदनी है। अगला सवाल 51 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। ए, बी, सी, डी 4 कथन आपको दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से इस सवाल के उत्तर को गैस कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। चीन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, ये बात भी गलत है। फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। भारत का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, ये बात भी गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि फ्रांस में संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को अपनाया गया है। यानी यहां पर संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मिश्रण स्वरूप को अपनाया गया है। इस प्रकार फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक क्वासी प्रेसिडेंशियल क्वासी पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति तो उत्तरदायी तो होती है परंतु हटाई नहीं जा सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है लेकिन व्यवस्थापिका कार्यपालिका को हटा नहीं सकती। इस प्रकार अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली का मिश्रित स्वरूप है जो हमें फ्रांस में दिखाई देता है। अगला सवाल 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न देशों में से किस में द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो ऑप्शन सी राइट होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जहां पर द्वैध नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, यहां पर एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता। जबकि तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड देशों में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश की प्रमुख विशेषता यह है लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, शक्ति विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। 53 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। एकात्मक संविधान, एक केंद्रीय सरकार। संघीय संविधान, एक केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यकाल होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति दोनों नामधारी वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यकाल होता है। नहीं, जहां पर संसदीय शासन प्रणाली है वहां पर प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जबकि एकात्मक संविधान जहां पर एक केंद्र सरकार में संपूर्ण शक्तियां निहित होती है। संघीय संविधान जहां केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ पावर। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है।
अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहां पर राष्ट्रपति दोनों यानी नामधारी और यथार्थ यानी वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली को हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहां पर राज्य प्रमुख और शासन अध्यक्ष के मध्य किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। राष्ट्रपति है जो राज्य अध्यक्ष भी होता है और शासन अध्यक्ष भी होता है, अर्थात राष्ट्रपति में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों नीत होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, जो गलत है। अगला सवाल, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्योंकि शासन या सरकार विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि भारत उदाहरण के स्वरूप हम मान सकते हैं। जब तक संसद में सरकार को बहुमत होता है, यानी जब तक संसद में सरकार को विश्वास मत हासिल है, तब तक सरकार का अस्तित्व है। और जब तक सरकार को विश्वास नहीं होगा, विश्वास मत हासिल नहीं होगा, तो उसका कार्यकाल अस्थिर हो जाएगा, उसे हटा दी जाएगी। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। अगला सवाल 54 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है? यानी केवल संघवाद से संबंधित नहीं है, कुछ अन्य विशेषताओं से भी संबंधित है। ऐसी कौन सी प्रणाली या कौन सी शब्दावली है? सूची प्रणाली, द्विसदनात्मकवाद, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, द्विसदनात्मकता। यह विशेषता केवल संघवाद की नहीं है, यह संसदीय प्रणाली वाले देशों में भी पाई जाती है। 2 सदन होना, राष्ट्रीय विधानमंडल के 2 सदन, यह केवल संघवाद की विशेषता नहीं है, संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों की भी यह विशेषता है। तो यह अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जबकि सूची प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत, ये शब्दावली संघवाद से संबंधित है। लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत और संविधान की सर्वोच्चता, तीनों विशेषताएं संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। जबकि द्विसदनात्मकवाद यानी संघवाद की नहीं है, अन्य शासन प्रणालियों यथार्थ संसदीय व्यवस्था की भी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय विधानमंडल के 2 सदन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 55 नंबर। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? कुलीन तंत्रीय, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। तो ऑप्शन बी राइट होगा, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय सरकार जिसका जन्मदाता ब्रिटिश संसद को माना जाता है, उत्तरदायी सरकार मंत्रिमंडलीय सरकार या वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय निश्चयों के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में यानी पार्ट 3 में शासन प्रणालियों के प्रकार, जिसमें हमने मुख्य रूप से एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक होंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने विस्तार से संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात की है। जरूर आपको हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।